पंकज अपनी क्लास में सबसे अच्छा स्टूडेंट था। इसी को देखते हुए उसके घर वालों ने उसे पढ़ने के लिए कोटा भेजा था। पढ़ने में पंकज को कोई तकलीफ नहीं थी, पर उसके रूममेट अक्षत के चलते उसे काफ़ी दिक्कत झेलनी पड़ी थी। इसी वजह से पंकज ने यह तय किया कि वो अपने लिए एक सेपरेट रूम ढूंढेगा, ताकि वो अपनी पढ़ाई और बेहतर तरीके से कर सके। पंकज का रूम ढूंढने का सिलसिला काफ़ी लंबा चला। खैर, कहीं उसे किराया ज़्यादा मिलता तो कहीं बाउंडेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। इसी के चलते पंकज ने रूम ढूंढने में हफ्तों लगा दिए। फिर आखिरकार उसकी मेहनत एक दिन रंग लाई। फाइनली पंकज को एक अच्छा सस्ता पीजी मिल गया। उसे रूम में उसी ही दिन उसने शिफ्ट कर लिया। और खैर, पंकज को इस बार सब उसके हिसाब से था। रूम भी बहुत पसंद था, खाना नॉन वेज था और वेज भी। फुली वेंटिलेटेड रूम, साथ में एक बेड और एक गद्दा, जो कि वहाँ की मालकिन ने दिया था। बस उसे एक बात खटकी जा रही थी कहीं ना कहीं, जो कि आंटी की थी वहाँ की। वो बात ये थी कि आंटी ने उसे कहा, तुम जो मर्जी करो, बस घर में मुझे किसी तरह का धार्मिक ड्रामा नहीं चाहिए। इससे मेरे पति को बहुत चिढ़ मचती है। ये बात उसके मन में कहीं ना कहीं घर कर रही थी। इस पर मैंने अपना सिर हिला दिया था उस समय। मैंने उसे सोचा कि वो भी एक मॉडर्न इंडिया का पार्ट है, छोड़ दो उसे। पर मुझे इसका अंजाम दूर दूर तक नहीं पता था, सच्ची। कुछ दिन यूं ही बीते। मैं पढ़ने में बहुत मशगूल हो गया। फिर धीमे धीमे मुझे घर में कुछ अजीब सा एहसास, आप फीलिंग्स कह सकते हैं, जैसे मेरी पेंसिल का अचानक से गिर जाना, गायब हो जाना, बल्ब का बार बार बुझना चलना, और उफ, ये जो गंदी बदबू आती थी नीचे से। दरअसल आंटी ने अपने घर के निचला हिस्सा जो था उनका, उन्होंने उसे गोबर से लीप रखा था। इसलिए मुझे नीचे जाना कुछ खास पसंद नहीं था। बस कोचिंग से घर और कभी कभी अक्षत के साथ घूमने चला जाता था। एक दिन मैं पढ़ ही रहा था, तभी मुझे टेरेस पे किसी के खटखटाने की आवाज़ आती है। 2 बार खटखट खटखट। मैंने बाहर देखा तो पाया वहाँ कोई नहीं था। मैंने अपना भ्रम समझ के अनसुना कर दिया। फिर तभी फिर वही खटखटाने के पास खटखट, पर अब की थोड़ा जोर थी। मेरा खून सूख सा गया। मैंने सोचा कि जो होगा सो होगा और सुबह देखेंगे। ये सोचकर मैं अपने बेड पर लेट गया। रात के करीब 2:30 बज रहे थे और मुझे तभी अचानक से किसी के स्पर्श का एहसास होता है। रात में मेरे एक रोए खड़े हो जाते हैं। जैसे आंखें खोलता हूँ तो पाता हूँ सामने जो स्टडी टेबल है उसका बल्ब जल रहा था। सर्दी का मौसम होने के बावजूद मुझे गर्मी के एकदम हद से ज़्यादा लगने लगी थी। और इसका कारण वो स्टडी टेबल में जलता हुआ बल्ब था, क्योंकि मैंने तो वहाँ बल्ब लगाया ही नहीं था। मैंने चुपचाप करवट बदला और जैसे तैसे सोया। ऐसे ही कुछ दिन और बीते। बहुत सारी घटनाएं हुई। मुझे अब ये सब आम सा लगने लगा था। फिर एक दिन आंटी को कहीं बाहर जाना था, तो उन्होंने मुझे खाना देकर सहज दिया और कहा, अंकल को परेशान नहीं कर। मैंने भी सिर हिला दिया। मुझे आंटी के हाथ का नॉनवेज बहुत पसंद था, इसीलिए मैंने फिर पढ़ाई करके जल्दी खाने का सोचा। मैं बैठा खाने, मुझे ऐसा लगा कि मानो सड़ सा गया हो खाना। इस वजह से मैं निराश होकर खाना फेंका। मैगी बनाने का सोचा, पर फिर वही मेरी फूटी किस्मत। ना नॉनवेज मिला और ना कमरे में पानी के कंटेनर में पानी। मैंने सोचा कि आंटी के फ्रिज से एक बोतल पानी ले लेता हूँ, एटलीस्ट रात भर का तो इंतज़ाम हो जाएगा। मैं नीचे उतरा और घबराते हुए मैं थोड़ा सा सकबका सा रहा था। फिर उसी गोबर के लेप में फ्रिज रखी थी, बदबूदार। वहाँ बदबू और तेज हो गई थी जैसे मैंने फ्रिज खोला।
और मुझे डर, घबराहट सा लग रहा था और ये इतना बढ़ गया कि मुझे उल्टी सी आने लगी। फ्रिज में पॉलीथीन में कई सारे पैकेट रखे थे, जिसमें मैंने हल्का सा देखा तो मांस रखा था। ये देख के मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगा। तभी मानो अंकल का जो कमरा था उसे एक प्लेट गिरने की आवाज़ आई। एकदम कर्र से कांच जैसे टूटता है। मैं झटपट भागकर उन तक पहुंचा और दरवाज़ा खोलता कि मानो मक्खियों का एक सैलाब मेरे ऊपर टूट पड़ा और वो बदबू और बढ़ गई। पर ये सब तो कुछ था ही नहीं। मेरी आंखें बाद में बेड पर गईं। किसी को बैठा कुछ खाते हुए देखा। मैं रूह कांप सी गई, क्योंकि वो चीज़ें शब्द में नहीं बयां हो सकती हैं। मैंने देखा कि एक काला साया सड़ी गली लाश खा रहा था उसके ऊपर बैठ के। मेरी सांसें थम सी गईं। मैंने धीमे धीमे एक कदम पीछे लिया। तभी मेरा पैर उसी गलती से प्लेट में पड़ गया और मानो उसने अपना सर घुमाया और अजीब से ढंग से मेरी तरफ भागना शुरू कर दिया। मेरे पैर मानो अचानक से जम ही गए हों। मैंने किसी तरह खुद को संभाला और तुरंत आकर गेट बंद कर लिया अपने कमरे का। गेट पे वो साया इधर उधर मुझे ऐसा एहसास हो रहा था। और जैसे मैंने दरवाज़ा बंद करके पलटा, पीछे मेरे आंटी खड़ी थी और आंटी की वो दबी आवाज़, मैंने मना किया था ना पंकज। पंकज 2 दिन कोचिंग नहीं आया। इसे अक्षत को बड़ा अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि पंकज ऐसा कभी नहीं करता था। वो कभी एक क्लास भी मिस नहीं करता था। ऊपर से पंकज का फ़ोन भी नहीं लग रहा था। इसीलिए अक्षत ने पंकज को देखने के लिए उसके घर जाना डिसाइड किया। एड्रेस पे पहुंच के अक्षत ने दरवाज़ा खटखटाया। तभी आंटी आई। उन्होंने आवाज़ दिया, कौन है? इस पर अक्षत ने बोला, मैं पंकज से मिलने आया हूँ। आंटी ने मुस्कुराते हुए बोला, शायद वो कोचिंग गया है, थोड़ी देर बाद आना या थोड़ी देर इंतज़ार कर लो। अक्षत को ये बात तुरंत खटक गई दिमाग में। उसने पंकज को कॉल मिलाया, पर फिर कॉल नहीं लगा। हार कर अक्षत घर के अंदर चला जाता है और उसे बदबू उसे भी महसूस होती है। आंटी कहती हैं, बेटा चिंता नहीं करो, तुम बैठो, मैं कुछ करती हूँ। और इसके बाद अक्षत पास में सीढ़ी में बैठ जाता है। तभी उसकी नज़र पंकज के उस टूटे हुए मोबाइल पे पड़ती है और उस मोबाइल में खून के कुछ छिट्टे पड़े रहते हैं। ये देख अक्षत बिना समय बर्बाद किए उस घर से बाहर निकलता है हड़बड़ाहट में, और बाहर निकलते ही उसे कई लोगों की रोने की मानो आवाज़ आने लगती है और एक दर्द भरी पुकार। ये सुन के अक्षत तुरंत कुछ सोच के बिना पुलिस को कॉल करता है। थोड़ी देर में वहाँ पुलिस आ जाती है और उसकी सारी बात सुनती है और मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करती है। कुछ ही दिनों में आंटी मल्टीपल केस, टॉर्चर, किडनैपिंग और कई आरोपों के तहत वो जेल जाती है। कोर्ट में कई सारी बातों को और खुलासा होता है, जैसे कि वो औरत जादू टोना, काला जादू करती थी। इन सब की वजह एक थी, उसने अपना बेटा खोया था और इसके चलते उसने अपने पति और हर उस बच्चे को मारा जो उसके यहाँ रहने आया था, और उसी में एक अपना पंकज भी था। ये लोगों को उन्हीं बॉडी के पीसेस किराएदार को खिलाती थी और फिर उसे ही मार देती थी उस अपनी तंत्र को सिद्ध करने के लिए। और उसके जेल जाने के बाद लोगों का मानना ये भी है कि उस घर से किसी की आज भी आवाज़ आती है गेट खटखटाने में। और अब सुना है कि वो आंटी पागल खाने से रिहा हो गई और आज भी किसी की तलाश में घर में रहती हैं।